नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के कल के होने वाले सामाजिक विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डायरेक्ट कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे। तो क्या आंसर लिखेंगे? पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ठीक है, बुनाई का बारे में पूछा गया तो आपको पूरा 18वीं सदी का बारे में पूछा गया और उस समय का बुनाई के बारे में पूछा गया। तो क्या लिखना है? पूर्वी बंगाल बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। आपको मालूम होना चाहिए कि 18वीं सदी में जो है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी जो है भारत के हिस्सा हुआ करते थे। तो उस समय का बात किया जा रहा है और उस समय जो है दोस्तों बांग्लादेश स्थित ढाका जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। क्या? कपड़ा उत्पादन का। याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यह शहर अपनी मखमल, ठीक है, यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भारत के दक्षिण भाग की बात करें तो भारत के दक्षिण भाग में मद्रास से आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ और भी सूती कपड़ा के बुनाई केंद्र स्थित थे। पश्चिमी तट की अगर बात करें दोस्तों तो पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात स्थित थे। ठीक है, अब इसे हम लोग मैप से समझ लेते हैं। आप लोगों को कोरोमंडल तट ये सब समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप है आपके पास, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में ये हो गया आपका पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी की तरफ का जो हिस्सा भारत का देख रहे हैं प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये है आपका क्या? पूर्वी तट। और इधर वाला हो गया आपका बंगाल की खाड़ी के बाद इधर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं अरब सागर वाला, ये है आपका पश्चिमी तट। बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा इधर वाला कहलाएगा पूर्वी तट और अरब सागर के इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी तट। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोमंडल तट का बात किया था तो ये रहा, यहां से यहां तक एरिया जो आप देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट। और साथ ही जो है आपको मालूम है कि ये जो पश्चिमी तट में जो है गुजरात जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तब भी माना जाता था, अब भी माना जाता है। किसके लिए? बुनाई के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि गुजरात में जो सूरत है वो कपड़ा उत्पादन केंद्र का हब माना जाता है। बहुत बड़ा वहां पे कपड़ा उत्पादन किया जाता है मात्रा में। तो ये आप लोग को याद रखना है। मैप से मैंने डिटेल में समझा दिया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एक एक फ्रेंड्स तक जो है इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए। झारखंड के हर एक कोने तक इस वीडियो को पहुंचाने का दायित्व आपका है, क्योंकि इसके बाद जो है क्लास 8 के बाद आप लोग को क्लास 9 का हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया? यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो दोस्तों यूरोप में भारतीय कपड़ों की, विशेषकर सूती के कपड़ों जो कि बुनकर द्वारा निर्मित होते थे, की भारी मांग थी। इन वस्त्रों में देख सकते हैं यहाँ पे सूती वस्त्र, मिसलन, कैलिको, छींट आदि जो है प्रमुख वस्त्रों की, भारतीय कपड़ों की जो है मांग था। कहां? यूरोप में। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में जामदानी के बारे में बताया था दोस्तों। तो जामदानी क्या है? जामदानी जो है दोस्तों एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर जो है आपका करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। ठीक है, आपको दिखाई मिल रहा होगा यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको जो है यहाँ पे डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसका रंग प्रायः क्या होता है? स्लेटी होता है अथवा क्या होता है दोस्तों? सफेद होता है। बुनाई में सूती और सोने के धागों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ये जामदानी साड़ी में। ठीक है, और खास करके ढाकाई जो जामदानी होता है दोस्तों उसका तो बंगाल में काफी ज्यादा डिमांड होता है और ये साड़ी काफी महंगी भी होती है जो ढाकाई जामदानी साड़ी होती है। ठीक है, नॉर्मल जामदानी साड़ी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैम पहनी हुई है। यहाँ पे आपको नहीं देखना है, इसके मुस्कुराहट पे नहीं जाना है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराना हर एक लड़की की अदा है। जो इसको प्यार समझे वो बिल्कुल गधा है। ठीक है, और आप लोग को याद रखना है, जो लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, इस बार भी जो रिजल्ट कहिए तो रिजल्ट में जो है लड़कियों ने हर तरफ जो है बाजी मारी है। ठीक है, तो इस बार आप लोग ट्राई कीजिए, अपना दमखम दिखाइए और कुछ दिनों तक जो है अपने माइंड को थोड़ा शार्प रखिए। इन सब से दूरी थोड़ा बना के रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव सोच से दूरी बना के रखिएगा, आपको आगे अपनी मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बंडाना क्या है। ठीक है, तो बंडाना क्या है? बंडाना हिंदी में बांधना शब्द से निकला है। किससे निकला है? बंडाना हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। यह गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए इस्तेमाल
होता था। बांटना एक प्रकार का डिजाइन होता था, याद रखना है। कुछ इस तरह से जो है बांटना का जो है इमेज देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो है देखिएगा स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं गर्मी के दिनों में इस तरह से बांध के जाते हैं, ठीक है। या फिर इसका इस्तेमाल जो है वो लोग गले पर भी किसी किसी का देखने को मिलता है, वो बांधे हुए रहते हैं। तो ये है आपका बंडाना, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अगरिया, क्या बोला गया, अगरिया कौन होते थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, हो सकता है इस बार भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग का मॉडल सेट दोस्तों जारी नहीं किया गया है। एग्जाम में जो है आप लोग का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं टर्म 2 के सिलेबस के साथ साथ आप लोग को टर्म 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोग के लिए एक सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। यहां पे पूछा गया अगरिया कौन होते थे। तो अगरिया जो है दोस्तों मध्य भारत का एक समुदाय जो लोहा प्रगलक यानी लोहे को गलाने के काम में माहिर होता था तथा लोहे के से विभिन्न प्रकार के वस्तु का निर्मित करते थे यानी निर्माण करते थे। ऐसे ही समुदाय के लोगों को क्या कहा जाता था, अगरिया कहा जाता था। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो व्यक्ति है लोहे को पिघलाकर जो है कुछ ना कुछ वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्या पूछा गया है, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया, ठीक है। तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग वहां पनपने लगा, ठीक है, जिसके कारण जो है दोस्तों वो एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, ठीक है, और जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। याद रखना है 1850 के दशक में दोस्तों ब्रिटेन में जो है लोहा और इस्पात उद्योग जो है वहां पे पनपने लगा, ठीक है। आयरन स्टील का जो है उद्योग पनपने लगा, जिसके कारण वो एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिसके कारण ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एक सॉन्ग में भी सुने, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है पटोला बुनाई क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया, पटोला बुनाई क्या है। तो पटोला बुनाई जो है कपड़ों पर बनाई गई जानवरों अन्य चीजों की आकृति है जो सूरत, अहमदाबाद और पटना आदि स्थानों में प्रचलित है। इस टाइप के डिजाइन के जो है लोग वहां पे वस्त्र हो, कपड़ा हो अलग अलग तरीके के, तो वो यूज करना पसंद करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ जानवरों या अलग अलग तरह के आकृति बनाई हुई होती है। तो इस तरह के जो बुनाई होती है दोस्तों इसे कहा जाता है पटोला। ये कहां कहां प्रचलित है दोस्तों, सूरत, अहमदाबाद और पटना होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो ये नाम याद रखना है, किस लिए फेमस है ये याद रखना है। मैंने जितना क्वेश्चन बनता था वो सारे क्वेश्चंस आपको बता दिया, ठीक है, अलग अलग टाइप के। इसके बाद दोस्तों और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाना सवाल में से है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया और इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, और वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो में अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है। क्या पूछा गया है, स्पेनिंग जेनी क्या है और इसका आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में किसने, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इस मशीन ने कताई प्रक्रिया तेज कर दी और श्रमिकों की क्या होगी, मांग घट गई। इस मशीन द्वारा अकेले, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस मशीन द्वारा अकेला कारीगर एक ही समय में कई धागा बना सकता था, ठीक है। एक ही समय में एक अकेला कारीगर जो है कई धागा बना सकता था इस मशीन के द्वारा, ठीक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि बुनकरों की जो है मांग क्या हो गया, घटने से लोगों में जो है बेरोजगार उत्पन्न होने लगा, ठीक है। तो एक मशीन जो है कई लोगों का काम करने लगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति जो है मशीन को चलाता था और वह मशीन जो है कई एक साथ धागों का निर्माण कर देता था, जिससे जो है श्रमिकों की मांग क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण जो है वहां पे इस मशीन के कारण जो है बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी, ठीक है। तो याद रखना है स्पेनिंग जेनी मशीन के बारे में, ये आप लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़िएगा। इसके बारे में किस किस तरह के लोगों ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन मोर्चा खोल दिया था, इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था स्पेनिंग जेनी मशीन, ठीक है। किस लिए फेमस था दोस्तों, याद रखना है। एक साथ जो है
एक ही व्यक्ति के द्वारा इस मशीन को चला के कई धागों का निर्माण कराया जाता था, जिसके कारण जो है मजदूरों की मांग या बुनकरों की मांग जो है घटने लगा और बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी। इसका आविष्कार कौन किया था? जेम्स हरग्रीव्स जी ने किया था। कब किया था? 1764 में किया था। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप लोग याद करके खुद एक बार बिना देखे लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते क्या पूछा गया है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है मंगल पांडे वाला मूवी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उसमें क्या होता है कि 1857 में जो है मंगल पांडे जिस बटालियन में थे उन लोगों को जो है एक इनफील्ड जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं इनफील्ड राइफल दिया जाता है और उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है और उसको इस्तेमाल करने से पूर्व जो है उन लोगों को उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण जो है उस बटालियन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे उन लोगों के जो है धार्मिक भावना पर जो है काफी ज्यादा ठेस पड़ता है और वो लोग जो है इसका इस्तेमाल करने से जो है परहेज करते हैं, मना करते हैं और उन लोगों पर जब इसका दबाव दिया जाता है तो वो लोग जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह या मोर्चा खोल देते हैं। ठीक है, तो ये 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण इससे हमें पता चलता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण कौन थे? सैनिक थे। चर्बी वाले कारतूस जो कि इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने जो है दोनों धर्म के सिपाहियों ने उसका इस्तेमाल करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये रहा इसका इमेज और यहां पे देख पा रहे ये है चर्बी वाले कारतूस जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। हर एक चीज को आप लोग को बारीकी के साथ डिटेल के साथ बताया जाएगा इस चैनल के थ्रू से। आप लोग जब तक स्टडी कीजिएगा तब तक आप लोग को हेल्प किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? 1857 ईस्वी के विद्रोह के कोई 2 परिणाम बताएं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के 2 परिणाम जो है आप लोग लिख दीजिएगा कि कंपनी के शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था तथा भारत में ब्रिटेन का पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया था। ठीक है, दूसरा लिखिएगा आप लोग भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तोपखाना पूर्णतः अंग्रेजों सेनाओं के क्या हो गया था? हाथों में रखा गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। हालांकि इस टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो काफी ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के जो एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वही सवाल आपको बताया जा रहा है, क्योंकि समय कम है, कल ही आपका एग्जाम है, तो जो जो पूछे जाएंगे वही केवल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि जो यहाँ के राजा महाराजा है वो जो अपना रियासत है उसका शासन वो ठीक से चला नहीं पा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, यानी ब्रिटिश सरकार का आना जरूरी है शासन में। ठीक है, वो कौन कहते? यहाँ के गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहे थे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसका प्रमुख कारण जो है अंग्रेज इतना, आप अगर ब्रिटेन को देखिएगा ना दोस्तों तो भारत से बहुत छोटा है, लेकिन वो लोग जो जानते थे कि हमारे देश में जो है हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं और इन्हें जो है धार्मिक रूप से बांटना काफी ज्यादा आसान है। आपसी फुट कर दो और ये लोग जो अपने में लड़ेंगे और अपना जो है सत्ता को गवाएंगे। तो वही हुआ था दोस्तों, और अभी के टाइम में भी जो है काफी ज्यादा ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है अपने भाईचारे को बनाए रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, आपसी फुट नहीं बनाना है। लोग ऐसा चाहते हैं अपना रोटी सेकने के लिए, आप लोग को उसमें नहीं जाना है। क्या बताइए, किसी भी जो हो कोई भी लड़ाई होता है या कुछ होता है, किसी नेता का कोई बेटा जाता है? ठीक है, नहीं जाता है। सामान्य वर्ग के लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें जो है हर तरीके छोटे मोटे कामों में जो है उन्हें एंगेज किया जाता है, वही जो है आगे चल के प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी नेता नहीं फंसता है। ठीक है, तो आप लोग को किसी के बहकावे में नहीं आना है, आप लोग को पढ़ाई करना है और देश के लिए, अपने देश के लिए सेवा करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या फैसला लिया? तो कैनिंग ने जो है फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनका सीधा सीधी फैसला था कि इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा और बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे? सैनिक विद्रोह क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब सैनिक विद्रोह का मतलब क्या होता है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने ही ऑफिसरों के हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। जैसे आपने देखा कि मंगल पांडे का जो बटालियन था उसमें जो है जितने हिंदू मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने जो है
उनके ऑफिसर्स का बात मानने से इनकार किया, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार किया, तो एक तरह से उन्होंने जो है सैनिक विद्रोह किया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने ही ऑफिसर के हुक्म को मानने से इनकार कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है, उन प्रमुख नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो 1857 के विद्रोह में निम्नांकित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, उनमें से आप सभी बहुत किसी का नाम जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया मंगल पांडे, फिर अंतिम मुगल जो आपका सम्राट था वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, फिर आपका नाना साहेब, बख्त खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और आपका लक्ष्मीबाई, और भी कई थे। ठीक है, तो उनमें से आपको कुछ का नाम लिखने के लिए बोला गया, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप लोग इतना नाम लिखिएगा काफी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सभी का नाम। और दोस्तों ये लोग किस किस जगह से थे वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस जगह से ये आंदोलन जो है शुरू हुआ था या आंदोलन चल रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही देखने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि उनके जो है प्रमुख लीडर का नाम पूछा गया था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है अपना प्रमुख भूमिका निभाया था। उसी तरह से प्रमुख केंद्रों के नाम पूछा गया है। तो प्रमुख केंद्र में से क्या था आपका, याद रखिएगा बैरकपुर, फिर दूसरा आपका मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झांसी, झांसी का क्या बुंदेलखंड, हैदराबाद और कानपुर और लखनऊ। ये कुछ जगह है जिनका नाम आपको याद रखना है और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको लिखिएगा। जितना याद में आए आप उतना भी लिखिएगा, तो आपका काफी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इन सभी का नाम आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा जितना मैंने बताया। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झांसी यानी झांसी का बुंदेलखंड, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या पूछा गया, मंगल पांडे कौन था। ठीक है, या मंगल पांडे कौन थे दोस्तों, तो मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने जो है सर्वप्रथम मार्च 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से क्या किया था, इनकार किया था। उन्हें जो है इसी कारण से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण उन्होंने जो है अंग्रेजों की तरफ से जो मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, और उनके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों ने जो है विद्रोह किया था। ठीक है, और ये जो विद्रोह की आंच जो है पूरे भारत में जो है धीरे धीरे फैलने लगी और चारों तरफ जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल पांडे का जो है यहाँ पे इमेज दिया गया, लिखा गया है 29 मार्च 1857 लिखा गया है। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। ठीक है, और यहीं से जो है ये जो बिगुल बजा वो पूरे भारत में फैल चुका था और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो आपका लड़ाई लड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों यूं ही हमारे देश को आजादी नहीं मिली है और अभी के बच्चे क्या करते हैं, प्यार और मोहब्बत में अपनी ही जान कुर्बान कर देते हैं, जबकि उस टाइम में जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे अपनी मातृभूमि के लिए अपना प्राण निछावर करते थे। अभी के बच्चे फ्री फायर के लिए, पबजी के लिए और दूसरे गलत हरकतों के लिए अपना जो है या तो जान दे देते या तो जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन इन सब से आप लोग सीख लीजिएगा कि मातृभूमि से प्यार कैसा होता है। दोस्तों इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, नाना साहब कौन थे। तो याद रखिएगा नाना साहब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो काफी लंबा वीडियो बनेगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो इनके बारे में बनाना पड़ेगा। इनका याद रखिएगा इनका काफी बड़ा भूमिका था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ठीक, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बातें आपको जाननी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उतने ही बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है चट्टूपालू। ठीक है, चट्टूपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा और मांझी क्षेत्र में टिकैत, ठीक है, उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चट्टूपालू घाटी
में एक वृक्ष में लटकाकर जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, तो हमारे झारखंड से भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ जो है अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अपना लड़ाई कर रहे थे। उसी तरह से हमारे झारखंड के जो क्षेत्र आता था उसमें से बहुत सारे भूमिका जो है हमारे झारखंड से भी जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो है लड़ाई लड़ा था, अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। आप जानते हैं बिरसा मुंडा हो, चांद भैरव हो, ठीक है, यहाँ पे बात करें शेख भिखारी या फिर आपका टिकैत उमराव सिंह का, और भी कई स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, सिद्धू कान्हू। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूवी भी देख चुके होंगे, उनका एक सीरियल भी आता था, मैं भी देखता था। तो दोस्तों याद होगा आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र जो है को अंग्रेजों ने राजा मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। अंग्रेज ने झांसी की संपत्ति को क्या कर लिया था, साथ ही उन्होंने उनका बेटे को जो है जो राजा मानने से इनकार किया, दत्तक पुत्र को, और उन्होंने जो है झांसी का जितना भी संपत्ति था अंग्रेज वो हड़प लिया था। लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के अत्याचार से जो है काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। ठीक है, जितने भी लोग 1857 के जो है विद्रोह कर रहे थे उनके साथ वो जा मिले और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ने के लिए तैयार होगी, और वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती हुई जून 1858 में शहादत यानी मृत्यु को वो प्राप्त हुई, और अपना इस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो महिला होकर भी जो है वो देश के लिए अपना प्राण को क्या किए, वो निछावर किए। ठीक है, और अंग्रेजों ने उनके साथ जो उनके परिवार के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, तो इसके कारण से जो है उन्होंने भी जो है भारत के 1857 के जो युद्ध हुआ था उसमें उनकी भी काफी बड़ी भूमिका थी मां रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और आप सभी के दिमाग में भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा। ठीक है, असफल क्यों रहा पूछा गया है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि 1857 में इतने बड़े बड़े महानायक लोग इतना बड़ा लड़ाई लड़ा, तो फिर आखिर हमारे देश को उसी समय आजादी मिलना चाहिए था अंग्रेजों से, लेकिन हमारे देश को उस समय क्यों आजादी नहीं मिल पाई। ठीक है, आपको यह समझना जरूरी हो। ठीक है, क्या कुछ तो कारण रहा होगा दोस्तों। तो क्या कारण है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा गया है, 1857 ईस्वी का विद्रोह के कई कारणों से जो असफल रहा था। पहला अगर बात करें तो विद्रोह अच्छे साधन एवं धन के अभाव के कारण भी असफल रहा, क्योंकि उस समय में हमारे पास ना तो हथियार थे, ना तो कोई अच्छे साधन थे, ना हमारे पास वैसे धन थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला कारण की बात करें तो आंदोलन को संगठित और कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं किया जा सका। ठीक है, तो सब अलग अलग जगह से अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने जो है एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के साथ नहीं लड़ा, जिसके कारण जो है हमें उस समय आज़ादी नहीं मिल पाया। ठीक है, पूर्ण आज़ादी नहीं मिल पाया। उसके बाद शिक्षित वर्ग, उस समय के जो शिक्षित वर्ग थे, तो शिक्षित वर्ग इस समय पूरी तरह से उदासीन बना रहा। जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरीका का कोई भी अपना प्रतिक्रिया वैसा नहीं दिखाया, जिसके कारण भी जो है यह विद्रोह असफल रहा। विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। ठीक है, जो 1857 का लड़ाई लड़ा जा रहा था तो उनके पास कोई ठोस योजना या लक्ष्य का अभाव था। ठीक है, कोई पर्टिकुलर जो है सब अपने अपने कुछ ना कुछ हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कोई जो है सभी कोई मिलके कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया था कि हमें सबको एक संगठित होकर मिलना है और अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना है और भारत के सभी लोगों को शामिल करना है और सभी को एक साथ लड़ाई लड़ना है। वैसा संभव नहीं हो पाया था, यानी लक्ष्य और योजना का अभाव था, जिसके कारण भी जो है हमारा उस समय 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सैनिक दुर्बलता भी इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि उस समय जो है अधिकतर लोग जो है ट्रेंड नहीं थे। ठीक है, बहुत किसी को जो है ना तो उन्हें अच्छे से तलवार चलाने आती थी सामान्य लोगों को, ना तो उनके पास किसी भी प्रकार के ऐसे हथियार थे जो इनके खिलाफ जो है आवाज उठा सके या लड़ाई लड़ सके। ठीक है, तो ये सैनिकों की कमी या सैनिकों की दुर्बलता भी कहे तो ये भी आपका जो है कमी बताया जा सकता है 1857 के विद्रोह का असफल होने का। ठीक है, तो हमारे उस समय में काफी ज्यादा जो है संसाधनों की अभाव के कारण भी जो है हमारा क्या 1857 का विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजों ने आवागमन एवं संचार के साधनों का उपयोग विद्रोह के दबाने के लिए किया। ठीक है, तो उन्होंने जो है
क्या किया था, आवागमन संचार साधनों का उपयोग जो है विद्रोह को जो है दबाने के लिए काफी ज्यादा किया था। ठीक है, तो यही कुछ कारण थे जिसके कारण जो है 1857 का जो विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, वो असफल हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया। विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, विलियम बेंटिक से पहले जो है सती प्रथा, यानी सती प्रथा का मतलब क्या है कि उस समय अगर पति मरता था तो पति के साथ जो है आपका जो जिंदा पत्नी भी है उसे भी उस चिता में बैठा दिया जाता था। यह एक बहुत ही गलत प्रथा वहां चला आ रहा था। ठीक है, कुछ हिस्सों में बंगाल के, तो उसको जो है खत्म करने के लिए जो है विलियम बेंटिक से पहले जो है सती प्रथा को रोक लगाने के लिए कौन कौन प्रयास किए थे, यह पूछा गया। तो विलियम बेंटिक से पहले जो है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग ने भी जो है प्रयास किए थे। ठीक है, और इस पर जो है अगर महत्वपूर्ण भूमिका का बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे कौन, इसके बाद राजा राममोहन राय ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा गया पहले, तो पहले में कौन कौन किए थे उनका नाम सब आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, ज्योतिबा फुले कौन थे। दोस्तों इनके बारे में, इनका जीवनी को आप सभी जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में शॉर्ट में आंसर को लिखना है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन जब आप इनका जीवनी को पढ़िएगा तो काफी ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा इनसे, और इनकी पत्नी से भी जो आपकी इनकी जीवनी से काफी ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इन पर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी आगे बना दूंगा आप लोग के एग्जाम के बाद। ठीक है, मोटिवेशन आपको काफी ज्यादा मिलेगा इनसे। क्या पूछा गया, ज्योतिबा फुले कौन थे, तो समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत में महिलाओं की जो है दशा सुधारने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया, और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या खोले, स्कूल खोले, अलग से लड़कियों की शिक्षा देने के लिए वो अलग से स्कूल खोले। महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि समाज का विकास जो है बिना किसी लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक लड़का पढ़ेगा तो एक घर शिक्षित होगा, अगर लड़की पढ़ेगी तो वो दो घर को शिक्षित करती है। ठीक है, तो दो परिवार को एक लड़की शिक्षित करती है, और बिना लड़कियों के शिक्षित हुए अच्छे समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं है। और अभी के टाइम में आप देख सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट हो, इंटर का रिजल्ट हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें लड़कियां काफी ज्यादा अपना परचम लहरा रही है। ठीक है, और जितना ज्यादा लड़कियां सक्सेस करेगी हमारा देश भी उतना ज्यादा उन्नति की ओर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उन्हें लाइक शेयर एंड कमेंट करने जरूर बोलिएगा। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा, और इससे जो है आप लोग को क्लास 9 से जो है आप लोग का हर एक टॉपिक वाइज डिटेल के साथ इस चैनल में आप लोग को वीडियोस मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन जो कि मैंने इससे रिलेटेड आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया डायरेक्ट आपसे, सती कौन कहलाती है। ठीक है, उस समय के विचार में सती कौन कहलाती थी, जो ये प्रथा चला आ रहा था सती प्रथा। ठीक है, तो वह विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती हुई चिता पर जला जाती है, वो सती कहते हैं। उसे क्या कहला जाता था, उसे सती कहते थे। ठीक है, उस समय के, तो ये काफी ज्यादा जो है गलत विचारधारा था दोस्तों उस टाइम के। ठीक है, तो उस समय जो है इस चीज को आगे जो है खत्म करने में बड़ा भूमिका निभाते हैं हमारे राजा राममोहन राय। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय जो है जब विधवा अपने पति के मरने के साथ स्वयं को उस चिता पर जला लेती थी, उसे सती कहा जाता था। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। प्राचीन समय में दोस्तों अगर बात करें तो उस समय विधवा विवाह होती थी। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लोगों को समझाया कि आप लोग जो विधवाओं के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, उनको जो है एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा चीज जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि विधवाओं का विवाह उस समय होता था। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये कौन कहने वाले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, और ये आगे चल के जो है इस चीज को लोगों के सामने रखने के लिए उन्होंने अपने ही परिवार से स्टार्ट किया था, और अपने ही बेटे का जो है शादी एक विधवा महिला से करवाया था, ताकि समाज को संदेश दे सके कि विधवा विवाह होता है और ये कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अपने ही बेटे का जो है निगाह कहे या आपका शादी कहे
तो उन्होंने अपने ही बेटे का शादी जो है विधवा महिला से करवाया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, उनका अगर बात करें दोस्तों, उनका जीवनी से आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उनके बचपन के इतिहास पढ़े आप, इनका जो है युवावस्था का अगर बात करें तो काफी ज्यादा आप लोग को इनसे जो है मोटिवेशन मिलने वाले। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स को कहाँ उसका फुर्सत मिलेगा इनके बारे में पढ़ने के लिए? वो लोग फ्री फायर और पबजी में ही अपना दिन मस्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि 1851 और 1855 के बीच विद्यासागर ने अन्य सुधारकों के साथ पूरे बंगाल की महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। उन्होंने 35 स्कूल खोलने के लिए अपनी खुद की आय का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो है अपने पैसे को लगा दिया क्या? 35 स्कूल खोलने में। ठीक है, और 1300 छात्रों का नामांकन करने में सक्षम थे। जहां पे 35 स्कूल में कितना? 1300 छात्र जो है अपना एडमिशन करा सकते थे। विद्यासागर को बंगाली गद्य का पिता, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वर्ण परिचय, बंगाल में जो क ख ग पढ़ते हैं तो ये वाला बुक वहां पे पढ़ा जाता है, वर्ण परिचय। ठीक है, तो ये बुक भी जो है लिखने वाले कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, वर्ण परिचय वाला पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यासागर को बंगाली गद्य के पिता के रूप में जाना जाता है और उन्हें बंगाली वर्णमाला को सरल बनाने का श्रेय दिया जाता है। जो बंगला जो आप जानते हैं क ख ग ऐसे जो लिखा जाता था, ठीक है, तो क ख ग जो बंगला वर्ण परिचय है, इनको जो सरल बनाने का अगर श्रेय जाता है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। और उन्होंने अपना एक पुस्तक जो है आप पढ़ता है वहाँ पे बंगाल के स्टूडेंट्स जो भी है या फिर जो आप में से बंगाली स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो जानते हैं ये किताब जो है स्टार्टिंग में जैसे हम लोग क ख पढ़ते हैं वो लोग इस तरह से वो लोग वर्ण परिचय पढ़ते हैं, ये पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत जगह में बहुत तरह से उन्होंने जो है अपना भूमिका निभाया था। अभी के टाइम में अगर किसी को कहे कि आप अपना 1 रुपया, कोई बच्चा पेंसिल नहीं खरीद पा रहा है, उसको 1 रुपया से या 5 रुपया देकर हेल्प कीजिए कि वो एक पेंसिल खरीदे और अपना एग्जाम में अच्छा से लिख पाए, तो अगल बगल के कोई भी पड़ोसी जो है हेल्प करने वाला नहीं है। और तब के समय के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने पैसे से जो है 35 स्कूल खोले और जिसमें जो है आपका 1300 छात्र जो है वहां पे पढ़ाई करते थे। ठीक है, और अभी के टाइम में अगर आप किसी से मांग के देखिएगा तो पढ़ने के लिए आपको 54 पैसा तक नहीं देने वाला है। ठीक है, तो तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। तो आप लोग भी कुछ बनिएगा तो किसी के लिए जरूर अच्छा मदद कीजिएगा। इसलिए जो है मैं अपने वीडियोस के द्वारा जितना हो सके आप लोग को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूं। आपको मेरे वीडियोस देखिए, ठीक है, और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा इस वीडियोस को देखने में। ठीक है, तो आप लोग जो है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, विधवा गृह की स्थापना किसने और कहाँ की गई? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विधवा गृह की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने पुणे में की थी। कहाँ की थी? पंडित रमाबाई ने पुणे में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में बंबई में हुई, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमहंस मंडली का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठक में क्या करते थे? परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठक में भोजन और अस्पष्ट जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि उस समय में आप जानते हैं कि उस समय में ज्यादा जात पात, ठीक है, भेदभाव ऐसे किया जाता था, अमीर गरीब, ठीक है, ऐसे देखा जाता था। लेकिन परमहंस मंडली में जितने भी ग्रुप के लोग थे उस समूह के, तो वो लोग जो है जात पात, ठीक है, अमीर गरीब ऐसी भावनाएं नहीं रखते। जैसे आप लोग स्कूल में बैठते हैं तो उसमें हर जात के लोग होते हैं, अमीर गरीब जैसे भी हो, ठीक है, आप लोग एक साथ बैठ के जो है टिफिन करते हैं। ठीक है, स्कूल में जब खिचड़ी बनता है तो एक साथ खाते हैं, तो उसमें क्या है, कोई जात पात रहता है नहीं होता है। ठीक है, तो उस समय में लोग भी जो है एक अपना सदस्य बनाए थे, टीम बनाए थे, और वो लोग अपने जातिगत परंपरा नियमों का पालन नहीं करते थे और सामाजिक जातीय पूर्वाग्रहों को त्याग करने का उन्होंने इसी ग्रुप ने जो है आह्वान किया था। ठीक है, कि जात पात जैसे चीजों से आप बाहर निकलिए, समाज के लिए आप बेहतर कीजिए, ये परमहंस मंडली का मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में अभी हम लोग कई बार अपने क्वेश्चंस में डिस्कस किए, वो क्वेश्चन है आपका, राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया? तो राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जाति की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। ठीक है, सभी जातियों की जो है आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। ठीक है,
और उसके साथ ही दोस्तों यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में जो है आपका याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया, जाति उन्मूलन को खत्म करने के लिए यानी जात पात जैसे चीजों को खत्म करने के लिए 1840 में जो है, जो अभी मैंने डिस्कस किया, परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठन के सदस्यों में कई लोग जो है ऊंची जाति के थे। स्वयं राजा राममोहन राय जो है एक जो ऊंचे परिवार से या ऊंचे जाति में से कहलाते हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहे, राजा राममोहन राय कहे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहे, ये सभी जो है ऊंचे जाति के थे। लेकिन सबको जो है ये लोग क्या कर रहे थे, सबको जो है जाति से ऊपर उठ के जो है वो आने के लिए कह रहे थे और सबको मिलजुल कर रहने की बात कर रहे थे। जात पात जैसे सिस्टम को वो मानने के लिए मना कर रहे थे, ठीक है। स्वयं ये लोग ऊंची जाति के थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है खुद इस चीज की क्या करते थे, आलोचना करते थे और उन सब चीजों को जो है अंधविश्वास वाली चीजों को ये बंद करने के लिए लोगों को कहते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब हमारे इतने बड़े बड़े महाज्ञानी महापुरुष जिन्होंने भारत के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है, तो वो लोग जब इन सब चीजों को नहीं मानते, आपके लिए लड़ाई लड़े हैं, आंदोलन किए हैं, हर तरीके के जो अंधविश्वास उसको खत्म करने का काम किए, तो अभी के टाइम में ऐसी चीजों को मानना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपसी भाईचारे को बना के रखिएगा। जात पात से ऊपर उठकर अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाने का आप लोग सोचिएगा, ठीक है। तभी आप एक सच्चा नागरिक कहिएगा, ठीक है। आप एक सच्चा नागरिक तभी कहलाइएगा जब अपने राष्ट्र के प्रति आप कुछ अच्छा कर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजा राममोहन राय ने जो है यहाँ पे सती प्रथा को हटाने के लिए एक बड़ा भूमिका निभाया था, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अपना भूमिका निभाया, बाल विवाह को कहे, ठीक है, या यहाँ पे जो बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, लोगों को जो है बचपन में बाल विवाह दिया जाता था, या लोगों को जो है परिवार में जो है लड़कियों के साथ जो अत्याचार किया जाता था, इन सब के खिलाफ राजा राममोहन राय ने हमेशा आवाज उठाया। और ये सब का और एक बात कहे दोस्तों, तो अधिकतर जो समाज सुधारक की बात करें तो वो बंगाल के क्षेत्र से आते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है काफी बड़ा भूमिका निभाया भारत में इस तरह के कुप्रथा को हटाने के लिए। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके इतिहास विषय के सेकंड टर्म के जो आपका सिलेबस है सामाजिक विज्ञान में, वो आपको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए दुख खबरी है कि क्लास 8 का क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें से जो आपका टर्म 1 के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहिएगा कि सर आप टर्म 1 के भी इतिहास के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आइए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके और आगे के सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग मिलकर कर सके, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।